तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद PYQ सीरीज, जिसमें हम लोग आज चैप्टर उठा रहे हैं हेलो एल्केन हेलोरीन ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो PYQ आपको दिए गए हैं इसमें 2008 से लेकर और 2024 तक के क्वेश्चन है। 1 घंटा 40 मिनट में तो ये हो नहीं सकते, क्योंकि मैंने टास्क बड़ा कर लिया अपने लिए। तो हमारा आज की क्लास में जो भी बच जाएगा हम कल लाइव लेंगे रात को। जो भी आगे से यही रहेगा। MWF में तो आप आ ही रहे हो। TTS में आपकी लाइव क्लास हुआ करेगी, आधे घंटे का रह गया, 45 मिनट का रह गया, जितना भी समय रह गया, क्योंकि मुझे इसमें घास तो काटनी ही नहीं है। मुझे बहुत आराम से तसल्ली से पढ़ाना है, क्योंकि मैंने ईयर बहुत बढ़ा दी है। लास्ट टाइम 2013 से था, आपकी बार 5 साल 6 साल और ऐड कर दिए। सो इट विल गोइंग टू टेक टाइम, लेकिन ये एक सुपर बुकलेट है। दिस इज अ गेम चेंजर। वो खाटू श्याम बाबा के लिए कहते हैं हारे का सहारा। ये हारे का सहारा है जी, ये आपका खाटू श्याम है। तो इनके चरण पकड़ लो आप PYQ के। तो जिसकी नैया अब तक डूब रही है वो नैया पार हो जाएगी। 90 वाले 95 ले जाओगे, 98 ले जाओगे। जो 70s में सर्कल कर रहे हो तुम 90s में आ जाओगे। लेकिन इसकी साइकिल होगी, 4 से 5 बार आपको रिवाइज करना है। तो ये प्योर गोल्ड है। इसकी मार्केट में कीमत मतलब प्योर गोल्ड के बराबर है। तो इसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करो, और इन क्वेश्चनों पे ध्यान मत लगाओ। इन क्वेश्चनों के पीछे जो कॉन्सेप्ट रन कर रहे हैं उन पे ध्यान लगाओ। कोई क्वेश्चन नहीं आता ये नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता, उस कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रहे हैं। रटा नहीं है ये जर्नी है। और एक एक क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूं, तभी मैं कह रहा हूं अगर हमारा नॉर्मल क्लास में पूरा नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक है कि TTS में मैं लाइव आऊंगा। जब तक कि मैं आपको ये ना बोलूं कि आज मैं लाइव नहीं ले रहा। विल ट्राई टू कम लाइव वेयर एवर पॉसिबल, ताकि हमारी जो एक स्पीड है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हमारा टारगेट है 2 वीक्स का, वो 2 वीक्स ही रखना है हमने। चाहे हमें एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हेलो एल्केन हेलोरीन। जो लाइव बैठे हैं आपने बुकलेट ले ली होगी, नहीं तो PDF शेयर कर दी है हेलो एल्केन हेलोरीन की। हो सके तो बुकलेट ले जाओ, अच्छा रहता है बुकलेट में लिखना। कोई भी बच्चा किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व नहीं करेगा। ये आपके लिए सॉल्व करने की बुकलेट नहीं है, ये मुझे आंसर लिखवाने। शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, हाँ जी, 2008 का क्वेश्चन है। वो कह रहा है राइट द आईयूपैक नेम ऑफ। आईयूपैक नेम को लेकर मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में तो मैं कभी आईयूपैक नेम लिखूंगा ही नहीं। किसी भी सवाल का जवाब, चाहे वो कन्वर्जन है चाहे वो कुछ भी है, आपने देना ही नहीं है। आप सोचो ही मत। अपने ब्रेन को बोलो भैया पहले बॉन्ड लाइन नोटेशन को तोड़ो। तो ये वाली कार्बन है, आपको पता है, मैं डार्क कर देता हूं। ये वाली कार्बन है और ये वाली कार्बन। तो मैं दो चीजें एक साथ कर रहा हूं। एक तो मैं आपको कार्बन दिखा रहा हूं और एक मैं मॉलिक्यूल सीधा कर रहा हूं। बोलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Br। ये निकल कर आई है जी शक्ल। हमें इसका आईयूपैक नेम बोलना है। मन में क्या क्या चल रहा है देखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मन में चल रहा है कि डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर हेलोजन, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है यहां पे। कारण, क्योंकि अगर मैं नंबरिंग यहां से करूंगा तो भी इसको 2 मिलेगा, और अगर मैं यहां से करूंगा तो भी उसको 2 मिलेगा। डबल बॉन्ड को नंबर 2 ही मिलेगा, चाहे आप लेफ्ट से नंबरिंग करो या आप राइट से नंबरिंग करो। रूल ये कहता है अगर डबल बॉन्ड को फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर जो भी आपका अगला फंक्शनल ग्रुप है उसका उधार कर दो, उसको नंबर कम देने का प्रयास करो। नाम बोलो सारे, बोलो जी। 1 पे लगा है ब्रोमो, बोलो। 1 पे लगा है ब्रोमो, 4 की चेन है ब्यूट, 2 पे इन। लिखो जी। तो हालांकि डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर हेलोजन, फिर भी इसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डबल बॉन्ड को तो नंबर 2 ही मिलेगा, चाहे आप लेफ्ट से राइट आओ या राइट से लेफ्ट जाओ। ऐसे में रूल ये कहता है कि जो भी आपका अगला फंक्शनल ग्रुप है, जो यहां ब्रोमीन है, उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देने का प्रयास करें, उसको कम से कम नंबर देने का प्रयास करें। बी पार्ट है इस क्वेश्चन का, 2 पार्ट थे इसके।
घास नहीं काटनी है, बात नहीं करनी है, पूरा फुल अटेंशन के साथ समझना है। आज थोड़े से अनप्रिपेयर्ड हो सकते हो, आगे से आओ तो प्रिपेयर्ड आओ। प्रिपेयर्ड होने का टाइम नहीं है तो अपने आप को कॉन्फिडेंस दो कि सब आता है यार, कुछ नहीं, सुनूंगा तो याद आ जाएगा। डरो मत, अपने आप को बकअप करने का समय है, हताश होने का समय नहीं है। हाँ जी, कौन सा रूल? पेरोक्साइड बैठा हुआ है तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? बोलो जी। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। और अक्सर जो लाइन मैं बोलता हूं कि कोने वाली कार्बन पे हेलोजन लगवाता है एंटी मार्कोनिकॉफ, बीच वाली कार्बन पे हेलोजन या फंक्शनल ग्रुप लगाता है मार्कोनिकॉफ, और कोने वाली कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगवाता है एंटी मार्कोनिकॉफ। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 एंड वाई? तो आपको बोर्ड में इस बात पे खास ध्यान लगाना है कि सिर्फ आपसे बात पूछी है या रीजन भी पूछा है। अगर रीजन पूछा होगा तो जवाब देंगे, अगर हमसे सिर्फ पूछा होगा कि बताओ जी इन दोनों में से कौन ज्यादा कौन कम, तो हम उतना जवाब देंगे। तो जितना सवाल पूछा जाएगा उतना जवाब देंगे। आओ जी, तो क्वेश्चन है कौन दिखाएगा SN2 फास्टर, एंड रीजन भी देना है। फर्स्ट मुकाबला है CH3Br या CH3I, बताओ जी। आंसर है CH3I। रीजन लिखो, CI बॉन्ड लॉन्गर, डिसोसिएट फास्टर, CI बॉन्ड लॉन्गर डिसोसिएट फास्टर, ऐसे लिखना है जैसे ये आप लिख रहे हो ना, CI बॉन्ड लॉन्गर डिसोसिएट फास्टर। उसके बाद सेकंड पॉइंट, ऐसे पॉइंट 1 2 करके नहीं डालते, ये लिखने का तरीका होता है कि एक रीजन मुझे और देना, आपको याद है वो क्या है, लिखो। तो फर्स्ट रीजन आ गया CI बॉन्ड लॉन्गर डिसोसिएट फास्टर। सेकंड रीजन आ रहा है, लिखो जी, आयोडाइड इज ए गुड लिविंग ग्रुप। आयोडाइड इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो दो रीजन देकर आने आपको, CI बॉन्ड लॉन्गर डिसोसिएट फास्टर। सेकंड रीजन है आयोडाइड इज ए गुड लिविंग ग्रुप। हाँ जी, कौन दिखाएगा SN2 फास्टर? सेकंड केस में आप देख रहे हो दो मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं, आंसर बोलो। CH3Cl। रीजन लिखो, इट इज ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। एक कार्बन वाले को भी प्राइमरी बोलते हैं। इट इज ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, so it has less steric hindrance. It is a primary alkyl halide, so it has less steric hindrance. भीड़ भाड़ कम है, so it has less steric hindrance. नेक्स्ट आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ये बोर्ड में कई बार रिपीट भी हुआ है। Why haloarenes are less reactive than haloalkane towards nucleophilic substitution reaction? ये क्वेश्चन यहाँ 2 नंबर का आया हुआ है। अगर 1 नंबर का आएगा तो आप 2 रीजन देकर आओगे, अगर 1 नंबर का आएगा तो आप 2 रीजन देकर आओगे, अगर 2 नंबर का आएगा तो आप 4 रीजन देकर आओगे, और जो 2 रीजन मैं पहले लिखवा रहा हूं वही देकर आओगे अगर 1 नंबर का आएगा। 4 रीजन, फर्स्ट पॉइंट लिखो। सवाल है जो हेलो एरीन है वो लेस रिएक्टिव क्यों है देन हेलोएल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो क्लोरोबेंजीन आसानी से रिएक्ट क्यों नहीं करती? सबसे पहला रीजन है रेजोनेंस के कारण बॉन्ड क्या हो गया है, डबल। लिखो जी, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट इन हेलोएरीन, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट इन हेलोएरीन, कार्बन हेलोजन bond has double bond character. Carbon halogen bond has double bond character. Hence, it do not dissociate easily. इसका ना हम ध्यान रखते हैं क्योंकि अब देखो सच की क्लासेस हैं, PYQ को कहता हूं मैं, सच की क्लासेस हैं।
अगर वो क्लोरोबेंजीन बोलेगा तो मैं क्लोरोबेंजीन बनाऊंगा, अगर वो मुझे हेलोरीन बोलेगा तो मैं ऐसे ही हेलोजन बनाऊंगा। तो अब क्योंकि नाम तो दिया नहीं है तो मैं फिर हेलोजन के लिए एक्स लिखूंगा, और मैं शब्दों का इस्तेमाल भी जब कर रहा हूं तो मैं हेलोजन शब्द का इस्तेमाल करूंगा। रेजोनेंस पूरी नहीं बनानी, सिर्फ इतना बना के आ जाना काफी है। बनाओ। सो डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। ये रोटी पानी है, ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है, ये कोई, ये नहीं है कि मैं रेजोनेंस ना बनाऊं। आप इन क्वेश्चनों के आंसरों में देखोगे मैं आपको मिनिमम उतना ही लिखवाऊंगा जितना बोर्ड में लिखकर आना है। हम कुछ भी फालतू नहीं लिखवाएंगे, कुछ भी कम नहीं लिखवाएंगे। तभी मैंने बोला कि आई नीड टाइम, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन आराम से कराने वाला हूँ। 1 घंटा 40 मिनट इज नॉट एनफ। तो जहां जो छूटेगा लाइव आया करेंगे, खत्म किया करेंगे। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड में आ गया है डबल बॉन्ड करेक्टर, जिससे ये बॉन्ड तोड़ना टूटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेकेंड रीजन लिखो, हेलोजन इज अटैच विद sp2 कार्बन। Halogen is attached with sp2 carbon, which makes halogen is attached with sp2 carbon, which make shorter bond. Halogen is attached with sp2 carbon, which make shorter bond. Which make shorter bond. Hence, carbon halogen bond do not dissociate easily. Hence, carbon halogen bond do not dissociate easily. Carbon halogen bond do not dissociate easily. तो ये बॉन्ड आराम से टूटेगा नहीं। डू नॉट डिसोसिएट इजिली। तो जो हमारी हेलोरीन होती है उसमें जो हेलोजन है वो बेंजीन की कार्बन से अटैच है। कार्बन अगर एक पाई बॉन्ड बनाए तो sp2 हाइब्रिडाइज होती है, और sp2 कार्बन के बारे में हमेशा मैंने आपको सिखाया है कि इट मेक शॉर्टर बॉन्ड। छोटे बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, तोड़ने मुश्किल होते हैं। सवाल भी यही है कि हेलोजन अगर बेंजीन के साथ लगी हो तो बाहर क्यों नहीं आती। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि हेलोजन अगर बेंजीन के साथ लगी है तो बाहर क्यों नहीं आती। तो पहला रीजन है जी कि बॉन्ड छोटा है, रेजोनेंस के कारण बॉन्ड डबल हो गया तो मजबूत हो गया। दूसरा रीजन है बॉन्ड छोटा है क्योंकि sp2 कार्बन है। ये दो मेन रीजन है। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा तो सिर्फ ये दो रीजन देकर आने हैं विद डायग्राम। अगर 2 नंबर का आता है तो बाकी दो रीजन अगर आपने मेरे से ठीक से पढ़ाई करी है तो मैं बोलता था कि वो इतने इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है। बट क्योंकि एनसीईआरटी में 4 रीजन दिए, क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो मैं वो दो भी देना चाहूंगा, चाहे कम लिखूंगा उसके बारे में, लेकिन मैं बताऊंगा। थर्ड रीजन देखो, आफ्टर लॉस ऑफ क्लोराइड फिनाइल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। आफ्टर लॉस ऑफ क्लोराइड phenyl carbocation is formed, which is unstable. Phenyl carbocation is formed, which is unstable. Phenyl carbocation is formed, which is unstable. Hence, attack of nucleophile become slow and difficult. Hence, attack of nucleophile becomes slow and difficult. इतनी मुसीबतों के बाद अगर क्लोराइड निकल भी जाए तो जो कार्बोकेटाइन बनता है वो हाईली अनस्टेबल है, जिससे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज न्यूक्लियोफाइल को तो अटैक करने में कम से कम 1 नैनोसेकंड का समय लगेगा, लेकिन तब तक वो कार्बोकेटाइन वेट नहीं कर पाएगा, रिएक्शन मुश्किल हो जाएगा। अच्छा रीजन नहीं है लेकिन एनसीईआरटी देती है। लास्ट रीजन, फोर्थ, क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों नहीं करता। फोर्थ रीजन लिखो, लिखो, न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच। It get repelled by pi electrons of benzene. Nucleophile is electron rich. It get repelled by pi electrons of benzene. It get repelled by pi electrons of benzene.
Hence attack of nucleophile becomes slow and difficult. Hence attack of nucleophile becomes slow and difficult. जिससे न्यूक्लियोफाइल का अटैक और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, N फॉर नेगेटिव, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, उस पर लोन पेयर है, और बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है उस पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपस में लड़ाई, मैंने कहा था अहंकार की लड़ाई है, मैं अमीर, वो कहता है मैं अमीर। तो फिर आपस में, हमारी केमिस्ट्री में जहां भी अटैक होता है उसके पीछे एक वजह होती है, गरीब अमीर, ये कॉम्बिनेशन बैठता है, जो टिपिकल 80s और 70s का हिट कॉम्बिनेशन था बॉलीवुड का। ये तो अब कल की वल्की बनानी पड़ रही है इनको कि कुछ कुछ करें कि भाई चल जाए मूवी, अदरवाइज तो आगे तो एक सिंपल थीम थी, अमीर गरीब ज्यादा होता था, हीरो अमीर है, हीरो गरीब है, लड़की अमीर है, लड़की गरीब है, एंड से कॉम्बिनेशन। तो हमारे यहाँ रिएक्शन की वजह बड़ी सिंपल है, यू आर इलेक्ट्रॉन रिच तो आप पे डेफिशिएंट मॉलिक्यूल अटैक करेगा, यू आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो आप पे इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करेगा। प्रॉब्लम क्या है कि बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स अमीर, न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है लोन पेयर लेकर अमीर, तो दोनों इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल का आपस में अटैक होने की संभावना थोड़ी घटती है। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है जी, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ। ध्यान से देखो, ये लोकेन टाई केस है। लोकेन टाई की स्थिति में अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिकम द प्रेफरेंस ऑर्डर, बी फॉर ब्रोमो, सी फॉर क्लोरो। नंबरिंग ऐसे करेंगे ताकि ब्रोमीन को नंबर कम मिले। नाम बोलो। 2 पे लगा है ब्रोमो, 3 पे लगा है क्लोरो, 4 की चेन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है लोकेन टाई। रिवर्स नंबरिंग करोगे तब भी लोकेन 2 और 3 बैठेंगे, अभी भी लोकेन 2 और 3 बैठ रहे हैं। टाई की स्थिति में अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिकम द प्रेफरेंस ऑर्डर। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर SN2 फास्टर, एंड वाई भी पूछा हुआ है। तो कौन रेड करेगा SN2 से जल्दी रेड करेगा? देखो 2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है SN2 में ना, बड़ा सिंपल सी कहानी होती है, हमेशा पहले डिग्री मार्क करनी है। SN2 में ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, हमें देखनी होती है स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस देखने का सबसे आसान तरीका है कि हम डिग्री मार्क करें। चेक करो, डिग्री बोलो, प्राइमरी डिग्री बोलो। डिग्री किसकी मार्क करनी है? जिस कार्बन पे हैलोजन लगी है उसकी डिग्री मार्क करनी है। जिसकी डिग्री कम होगी मतलब उस पर भीड़ भाड़ कम है, जिसकी डिग्री ज्यादा है मतलब उस पर भीड़ भाड़ ज्यादा है। ये आंसर है, रीजन पूछा हुआ है, जवाब है इट इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ऐसे ही लिखकर आना है बोर्ड में, इट इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हैज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। SN2 में सिर्फ एक ही रीजन होता है और वो स्टेरिक हिंड्रेंस है। हाँ जी, सेकंड पार्ट, कौन रेड करेगा फास्टर, आयोडाइड या क्लोराइड? आपको पता है जब भी कभी हैलोजन का फर्क है तो एक ही रीजन है। लिखो जी आंसर। तो सेकंड वाले का आंसर है आयोडाइड वाला। सेकंड वाले का आंसर है आयोडाइड वाला। रीजन लिखो, Ci बॉन्ड लॉन्गर, डिसोसिएट फास्टर। Ci बॉन्ड लॉन्गर, डिसोसिएट फास्टर। Iodide is good leaving group. Iodide is good leaving group. Iodide is good leaving group. Next. क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, हमें रिएक्शन पूरे करने हैं। याद करो जी, SOCl2 डालोगे तो गा के बोलो, OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा। इसमें साइड प्रोडक्ट लिख लो क्योंकि काम के है। और अब नवंबर आ गया तो साइड प्रोडक्ट याद करने भी शुरू कर दो।
आपको जिस दिन ऑर्गेनिक पढ़ाई थी तब भी समझाया था, नवंबर तक रिएक्शन याद करो, उसके बाद साइड प्रोडक्ट देखो। तो अब हर रिएक्शन के साइड प्रोडक्ट देखा करो और याद किया करो। एग्जाम में लिख के आने हैं नहीं आने हैं वो आगे की बात है। एग्जाम में ऑब्वियस ही बात है, जो प्राइम नंबर है वो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही मिलते हैं। साइड प्रोडक्ट जब तक ना पूछे हो तो हम लिखते भी नहीं है, लेकिन आपको पता है इसके साइड प्रोडक्ट क्रूशियल है लिखने, क्योंकि दिस इज द बेस्ट मेथड टू मेक हेलोअल्केन फ्रॉम अल्कोहल, बिकॉज साइड प्रोडक्ट्स आर गैसेस, जिस कारण से जो हेलोअल्केन मिलता है वो प्योर फॉर्म में मिलता है। सेकेंड इज विक्रम बेताल, ऑल आर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। होश में देखो, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हो। तो ये विक्रम बेताल क्वेश्चन है, इसमें 2 OH लगे हैं। जो OH बेंजीन के साथ लगा है वो बाहर नहीं आएगा, वो नहीं हटेगा, क्योंकि ये sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और sp2 कार्बन में एक शॉर्टर बॉन्ड, तो इसको तो बाहर आना नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वाला OH हटेगा और Cl लगेगा, पानी बाहर आ जाएगा। क्लोरीन अगर बेंजीन के साथ लगी हो तो बाहर नहीं आती, OH अगर बेंजीन के साथ लगा हो तो बाहर नहीं आता। बेंजीन के साथ लगे होने का मतलब है sp2 कार्बन के साथ जुड़े हो, और sp2 कार्बन में एक शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है। 7th आ रहा है, स्टेट वन यूज ऑफ DDT एंड आइडोफॉर्म। 7 क्वेश्चन, DDT एंड आइडोफॉर्म। हाँ जी, क्या यूज है DDT का? DDT है इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, DDT इंसेक्टिसाइड है। लिखो इंसेक्टिसाइड, वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट, एक लाइन और लिखेंगे, यही बोर्ड है, एक लाइन और, एक पंच और, कुछ एक्स्ट्रा, बाकी बच्चों से कुछ अलग, लेकिन एनसीईआरटी में सब कुछ हो वैसा। सो इंसेक्टिसाइड वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया, वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया एंड टाइफाइड, वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया एंड टाइफाइड पैथोजन, या इंसेक्ट कर लो, मलेरिया एंड टाइफाइड इंसेक्ट, इंसेक्ट। मलेरिया मच्छर से कॉज होता है और टाइफाइड लाइस से कॉज होता है, दोनों कीड़े हैं, दोनों कीड़े हैं। ये इंसेक्टिसाइड है, कीड़े मारने की दवाई है। सो एक लाइन और लिखने में कुछ जाता नहीं, एनसीईआरटी में है ये। अगला आ रहा है सेकंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सॉरी आइडोफॉर्म का यूज पूछा हुआ है, तो आइडोफॉर्म का यूज लिखो जी, ये है आपका एंटीसेप्टिक, इसका एक ही यूज है, ये एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक। लिखो प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन स्किन, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन स्किन। एंटीसेप्टिक स्किन पे लगाते हैं, चोट लगने पे लगाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन SN2 जल्दी दिखाएगा और क्यों, क्यों भी पूछा हुआ है। अब क्योंकि वहां नाम दिए हुए हैं तो पहला काम है, विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर 1 ब्रोमोपेंटेन एंड 2 ब्रोमोपेंटेन, इजी स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर ना आते हो तो पहले ढांचा बना लिया करो, जैसे आपको ट्रेनिंग मिली हुई है। अब उसका वक्त नहीं है, अगर उसकी लड़ाई है फिर तो आप गलत जगह बैठे हो। तो 1 ब्रोमोपेंटेन एंड 2 ब्रोमोपेंटेन, कौन दिखाएगा? SN2 फास्टर। जब भी कभी हेलोजन सेम हो, लंबी गहरी सांस लो, हर चीज टिक नहीं करनी होती, हर चीज का जवाब जल्दी नहीं देना होता। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज प्रोसेसिंग। SN2 की नीति है डिग्री, बस इतना दिमाग में रखो, डिग्री। तो जिस कार्बन पे हेलोजन लगी है उसकी डिग्री मार्क करो, जिसकी डिग्री कम होगी वो जीतेगा, रीजन सिर्फ एक ही रहेगा, इट इज ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड cause less steric hindrance to attacking nucleophile, आने वाले न्यूक्लियोफाइल को
स्टीरिक हिंडनेस कम कॉज करेगा। बी बार्ट है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। जिनको एक बार में स्ट्रक्चर नहीं बनते, कोई बात नहीं है, आप जैसे मैंने आपको टेक्निक सिखाई है ढांचे बना के स्ट्रक्चर बनाओ, आप 2 स्टेप में बना लो। अपने मन को समझाओ, अपने बावरे मन को समझाओ। आंसर सही लिख के आना जरूरी है, जल्दी लिख के आना जरूरी नहीं है। सो अगेन हेलोजन सेम होगी तो मैं डिग्री मार्क करूंगा। डिग्री किसकी मार्क करूंगा? जिसपे हेलोजन लगी हुई है, एक प्राइमरी है और एक टर्शरी है और सेम रीजन है। सेम रीजन लिख लो। तो जब हम कहते हैं कि ये प्राइमरी है, इसमें भीड़ भाड़ कम है, तो भीड़ भाड़ कम होने से क्या फायदा होगा? न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में आसानी होगी। जो स्टेरिक हिंडनेस है उसका जो रिलेटिविटी या उसका जो इंपॉर्टेंस है वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने को लेकर है। जिस कार्बन पे हेलोजन लगी है उसी पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। उस पर अगर भीड़ भाड़ कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। एथ क्वेश्चन आ रहा है। ए सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइजेस पहला वाला कंपाउंड एंड दूसरा वाला कंपाउंड, विच वन ऑफ दीज इज इजिली हाइड्रोलाइज? अब देखो आपसे वाई नहीं पूछा, चेक करो। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन जल्दी हाइड्रोलाइज करेगा, तो पहली बात तो हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है? बॉक्स में लो हाइड्रोलाइज, एरो खींच के लिखो रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड। अब एक ही नीति है, कौन सा हेलोल्केन जल्दी रिएक्ट करेगा? जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। दिस इज व्हाट द रूल ऑफ रिएक्टिविटीज। सब्स्टिट्यूशन होने के दो तरीके हैं, SN1 एंड SN2। SN1 इज हवाई जहाज, SN2 इज बैलगाड़ी। SN1 कौन दिखा सकता है? जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल हो। उसने आपसे क्योंकि वाई नहीं पूछा हुआ, तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए। मैं रीजन लिखवा दूंगा आप चाहोगे तो, बट मैं चाहता था कि हम वही लिखें जो सिलेबस में है। फालतू लिखने से कंफ्यूजन होती है कि क्या बोर्ड में लिखकर आना है ये। तो मैंने पहले भी कहा था, सोचने का तरीका है उंगली। उंगली से क्लोरीन को ढको, ढको। पहले मॉलिक्यूल में जिस कार्बन पे Cl लगी है, Cl को ढको और सोचो अगर यहां प्लस चार्ज आएगा तो कौन सा बनेगा कार्बोकेटाइन? सेकेंडरी। ऐसे ही दूसरे वाले केस में क्लोरीन को ढको और सोचो अगर इस पे प्लस चार्ज आया तो कौन सा बनेगा कार्बोकेटाइन? प्राइमरी। किसका ज्यादा स्टेबल? सेकेंडरी। इसलिए पहला वाला कंपाउंड इज गोइंग टू रिएक्ट फास्टर। तो आप रीजन तो उसने पूछा नहीं है, तो फिर अब आप आंसर लिख रहे हो। ये आंसर है जी। देखो जी, इट विल हाइड्रोलाइज फास्टर। इट विल हाइड्रोलाइज फास्टर। अब एक्स्ट्रा लिख रहे हो, रीजन देना चाहते हो, अभी याद करना चाहते हो, ब्रैकेट में लिख लो, बोर्ड में मत देकर आना। बोर्ड में खाम खा नहीं कहते आ बैल मुझे मार, पता लगे रीजन लिखा है स्टीरिक हिंडनेस, तू उतना ही लिख देना पूछा है। कभी भी इवन जो टॉपर बैठे हैं, अगर आपसे वाई नहीं पूछा, प्लीज डोंट राइट रीजन। मैंने कभी ये नहीं कहा कि फालतू लिखने का मतलब होता है कि आप ये भी लिख के आओ, नहीं। आपसे वाई पूछा हो तो आप रीजन मजबूत करो ना। DDT के यूज में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप लिखकर आते हो इंसेक्टिसाइड, फिर भी आपको लिखवाया है ना एक वर्ड और। दैट इज ज्ञान। जहां वाई नहीं पूछा उसमें मत घुसो। फिर भी अपने लिए ब्रैकेट में लिख लो। देखो, इट फॉर्म सेकेंडरी कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल एंड रिएक्टिव। It forms stable carbocation which is more stable and reactive. Which is more stable and reactive. Obviously दूसरे वाले के मुकाबले। 9th, तीन रीजनिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला, हेलोल्केन इजिली डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बाय। हेलोल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट है। आंसर लिखो जी। लिखो हेलोल्केन्स
are organic compound. Haloalkanes are organic compound. They are easily soluble in organic solvent. They are easily soluble in organic solvent. Because like dissolve like, एक जैसी नेचर के लोग आपस में घुलना मिलना पसंद करते हैं. Because like dissolve like. स्ट्रेंथ ऑफ, ये फालतू है, ये एनसीईआरटी के पैराग्राफ में है, जाओ जाके खंगाल लेना. स्ट्रेंथ ऑफ इंफा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. स्ट्रेंथ ऑफ इंफा बिटवीन, स्ट्रेंथ ऑफ इंफा प्यार मजबूती. स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हेलोएल्केन एंड सॉल्वेंट. Between haloalkane and solvent is same. वही है, वही प्यार है इनका आपस में, वही मजबूती है, उतना ही प्यार. Strength of इंफा between haloalkane and solvent is same as that of haloalkane and solvent separately. As that of haloalkane and solvent separately. हिंदी, दो हेलोअल्केन में जितना प्यार है उतना ही प्यार दो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है, उतना ही प्यार हेलोअल्केन एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. कभी महसूस ही नहीं हुआ, लगा ही नहीं कि कोई और आ गया. मैंने पहले भी कहा था कि आपके घर परिवार में कोई तो ऐसी फैमिली होगी जहां जाके उतना ही सहज महसूस करोगे जितना अपने घर में करते हो. दादी हाउस, नानी हाउस, मासी हाउस, मामा हाउस, कोई तो हाउस होगा. वैसे अब घटते जा रहे हैं, अब थोड़ा सा कल्चर बदल रहा है, ब्रह्मांड है, अलग अलग मौसम आते हैं, अभी ब्रह्मांड में कुछ अलग चल रहा है, तो अब घर आपके देखोगे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. बट फिर भी अभी आप छोटे हो तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि कोई तो एक आधा घर और होगा, तो जहां जाके लगता ही नहीं होगा कि कहीं और आया हूं. उतना ही अधिकार है, आप अभी भी जाके पेप्सी खोल के पी सकते हो, टीवी में कुछ भी लगा सकते हो. तो वो जो अट्रैक्शन है, जितना प्यार दो हेलोअल्केन आपस में करते हैं उतना ही प्यार हेलोअल्केन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बीच में है. एनसीईआरटी ने, आपको याद होगा, ये वाला टॉपिक भी थोड़ा अट्रैक्शन के ऊपर बड़ा फोकस किया हुआ था. सेकंड रीजन, सेकंड क्वेश्चन आ रहा है जी, बी पार्ट है इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट. व्हाट इज रेसमिंग मिक्सचर, गिव एग्जांपल. लिखो जी आंसर. देखो, मिक्सचर कंटेनिंग 2 enantiomers, मिक्सचर कंटेनिंग 2 enantiomers, mixture containing 2 enantiomers in equal proportion. Mixture containing 2 enantiomers in equal proportion. 2 enantiomers in equal proportion. लिखो, their net optical rotation is 0. Their net optical rotation is 0. For example, plus minus butane to all. याद है ना? Plus minus is a way of writing a racemic mixture. Enantiomers क्या होते हैं बोलो? Optical isomers which are non-superimposable mirror image of each other. बोले तो डेक्स्ट्रो एंड लीवो. डेक्स्ट्रो लीवो आइसोमर एक ही कंपाउंड के, उन दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स किया हुआ मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मिक्सचर. अगेन आप नोटिस करो, जो खासकर यहाँ टॉपर बैठे हैं, थोड़ा देखो. अब मैंने पहले भी कहा था घास नहीं काटूंगा, क्लासेस फालतू ले लूंगा. और ये देखो, मेरी चॉइस से, मेरी खुशी से है ये कोई मुझे कहा नहीं गया था कि 2008 ऐड कर दो. ये मेरी खुशी है. पीछे भी कल किसी से मैं बात करा तो मैं उसको ही समझा रहा था, वो भी टीचर है वैसे, मैं उसे ही कह रहा था, मैंने कहा भाई साहब ये खुशी का काम है. ये 2013 से दिए हुए हैं लास्ट ईयर रुपए, 2013 से 2022 आपको मिल रहे हैं 2008 से 2024. कारण खुशी. मुझे जेके ने भी बोला कि क्यों करा रहे हो,
फिर खत्म हो जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। मैं कहा चुप कर यार, खुशी। आई एम वेरी एक्साइटेड। उतनी एक्साइटमेंट आप में कम है ना, यही तो फर्क आ रहा है। मैं 40s में भी एक्साइटेड हूँ और तुम 20s में थक गए हो, 18 में थक गए हो आगे। ये जरूरी है, इसमें कोई बोझा नहीं है, ये तो हैप्पीनेस कोर्स है। आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स होता है हैप्पीनेस कोर्स, ये हैप्पीनेस कोर्स है। आप खुशी के साथ इस असाइनमेंट को करो। ये अकेला असाइनमेंट आपको नैया पार करा सकता है, क्योंकि आप खुद देखोगे, जिसकी आंखें खुली हैं वो देखेगा हर प्रकार के क्वेश्चन कवर्ड हो रहे हैं, सब चीजें इंपॉर्टेंट कवर्ड हो रही हैं, और एक होश आ रही है। इतनी कन्वर्जन नहीं है जितने हल्ला मचाया हुआ है। हेलोल केन में 40 के आसपास कन्वर्जन है। आप कितना 2011-12 तक तो आ गए, कन्वर्जन नहीं आ रही। इतनी कन्वर्जन नहीं है जितना हल्ला है। दूसरा, इस क्लासेस का मकसद है आर्ट ऑफ राइटिंग। आप देखो यहां क्या किया हमने। इतना काफी था कहना कि ये डेक्स्ट्रो लीवो का इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स किया हुआ मिक्सचर है। परफेक्ट लैंग्वेज इन एंशोमर्स होती है। लेकिन हमने एक लाइन कौन सी फालतू लिखी, दे हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, वट एवर यू वांट टू राइट, ट्राई टू, धीरे धीरे टाइम लगेगा, इस पे मेडिटेशन चाहिए, इस पे ब्रेन की ट्यूनिंग चाहिए कि यार एक लाइन और, कुछ नहीं जाएगा। एग्जाम्पल तो वैसे ही उसने मांग लिया। एग्जाम्पल में कोई स्ट्रक्चर देकर नहीं आना, बस ये लिख के आगे काफी है कि प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल। तो हर चीज को क्लीनली ऑब्जर्व करो। कोई जबरदस्ती के साथ आंसर नहीं लिखवा रहे हैं, एग्जैक्ट वो लिखवा रहे हैं जो बोर्ड में लिखकर आना है। तभी मैंने कहा था कि खुद मत सॉल्व करने बैठ जाना, मुझे लिखवाने दो, ताकि आप इन बारीकियों को घर जाके देख सको, फिर इसी को रिवाइज कर सको। हाँ जी, थर्ड पार्ट। दो कंपाउंड दे रखे हैं और वो कह रहा है जी कौन दिखाएगा SN1 फास्टर। सोच बोलो, जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो ऐसा कोई सस्पेंस थ्रिलर तो ये है नहीं, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन ही कर रहे हो। फिर भी एक चीज आप हवा में वहां चेक कर लेते हो। पहले वाले केस में चेक करो, ब्रोमीन ढको, तो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा उस पे एक तो बेंजीन होगी और एक मिथाइल होगा। दूसरे वाले केस में जिस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा उस पे दो बेंजीन होगी। दो बेंजीन का मतलब 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब दूसरा वाला कंपाउंड इज गोइंग टू रिएक्ट फास्टर, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन है ज्यादा स्टेबल। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको पकड़ना बात को। उसने पूछा हुआ है इन दो में से कौन सा कंपाउंड SN1 जल्दी दिखाएगा। आपको आंसर लिखने की जो आर्ट पे हम काम कर रहे हैं वो ये है कि पहले आप आंसर दो। आप कहो जी ये वाला जो कंपाउंड है, ऐसे लिखो आंसर, विल हाइड्रोलाइज फास्टर, हाइड्रोलाइज ही है ना, विल विल अंडरगो SN1 फास्टर। ये मैं आपसे चाह रहा हूं, टाइम लगेगा आपको लेकिन आपको समझ में आएगा। जो पूछा होता है पहले वो तो दो, आपको एक आधा नंबर तो मिले। मान लो क्वेश्चन एक नंबर का है तो आधा हो गया आपका। पहले बताओ जी ये, अब है वाई, बिकॉज, अब अपनी कहानी शुरू कर लो। बिकॉज इट फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन having higher number of resonating structures। तो जिस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है उसके साथ दो बेंजीन लगी है। दूसरे वाले का कंपैरिजन में दे आते हैं कार्बोकेटाइन। इसमें 5 स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेंस के। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है, लेकिन जब रेजोनेंस से ही वो हार गया तो व्हाई शुड आई गेट इनटू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्राइटेरिया।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ 10th क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन 2024 में भी आया है इस साल, अभी आप देखोगे जर्नी में। कंपाउंड दिया जाता है, पहले हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन लगी हुई है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हेलोजन और एल्काइल ग्रुप में कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं होता। हमें लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखनी है और हमें ये कोशिश करनी है कि मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बने। हमें ऐसी चेन लेनी है, हमें ऐसी चेन लेनी है। मैं ये बता दूं बात, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी से ना हो। पहली बात तो ये रेस्ट एश्योर्ड, मैं आपको आईएसआई स्टैम्प लगा के देता हूं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, पूरी बुकलेट एनसीईआरटी के, तो उससे बाहर तो कुछ है नहीं। बात ये था कि ऐसा भी नंबरिंग हो सकती थी, आपके अपने समझाने के लिए बता रहा हूं। 3 की चेन यहां बनती है, 3 की चेन यहां बनती है। रूल क्या है? रूल ये है कि हेलोजन, एल्काइल, नाइट्रो, ईथर, बोलो हेलोजन, एल्काइल, नाइट्रो, ईथर में कोई प्रेफर्ड ग्रुप नहीं है, इनमें कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है। अगर लॉन्गेस्ट चेन 3 की ही बन रही हो तो एक रूल और आगे आ जाता है, क्योंकि यहां पे कोई प्रेफर्ड ग्रुप ही नहीं है, तो रूल ये कहता है नंबरिंग ऐसे करो ताकि ज्यादा संख्या में सब्स्टिट्यूएंट बने। यहां पे बने 3 सब्स्टिट्यूएंट, 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 3 सब्स्टिट्यूएंट। अगर आप ऐसे नंबरिंग करोगे तो बनेंगे 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक ये और एक कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप। नेवर क्रिएट कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप, हमेशा सिंपल सब्स्टिट्यूएंट क्रिएट हो, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। यहां पे 2 बन रहे हैं, इसलिए ये रॉन्ग नंबरिंग है। नाम बोलो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हो। 1 पे लगा है ब्रोमो, बोलो। बी पहले आता है, एम बाद में आता है, डी नहीं देखते। लिखते वक्त हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो होता है। लिखते वक्त हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो होता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगेन आईयूपैक नेम। मॉलिक्यूल को विजुलाइज करो। देखो यहां डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन है। हु इज प्रेफर्ड ग्रुप? एल्कीन, एल्काइन आर मोर प्रेफर्ड ओवर हैलोजन, नाइट्रो, एल्काइल, ईथर। आप डबल बॉन्ड के बारे में सोचो, उसको नंबर कम देने के बारे में सोचो, आप लॉन्गेस्ट चेन के बारे में सोचो। बोलो जी, कितने की चेन बन रही है? 4 की। नाम बोलो। 3 पे लगा है ब्रोमो, 4 की चेन है ब्यूट, 1 पे ईन। 12th क्वेश्चन बहुत ही फेमस, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर भी ओपी डायरेक्टर क्यों है आपको पता है, स्पेशल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव एसेशन रीजनिंग में भी इसके आने के चांसेस बहुत रहते हैं। आंसर लिखो जी 12th का। क्लोरीन एक विड्रॉइंग ग्रुप है। नॉर्मली जितने विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो सारे मेटा डायरेक्टर होते हैं। क्लोरीन एक्सेप्शन केस में आता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे होगे ना आप, कि ओपी डायरेक्टर भी है और डीएक्टिवेटिंग भी है, ये दोनों चीज एक साथ कैसे हो गई? तो हम इसको 2 पार्ट में आंसर लिखवाते हैं। एग्जाम मैंने अपने बुकड़ में भी ऐसे ही काम करवाया हुआ है। आपको याद है इसका स्पेशलिटी है प्लस आर वर्सेस माइनस आई। एक्सेप्शन क्या है इसका? माइनस आई प्लस आर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लस आर इसको ओपी डायरेक्टर बनाता है, माइनस आई इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डीएक्टिवेटिंग बनाता है। वही 2 रीजन लिखकर आने हैं। आंसर लिखो फर्स्ट पॉइंट।
ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ortho and para position become electron rich due to plus R effect. Ortho and para position become electron rich. Hence electrophile prefer to attack at ortho and para. Hence electrophile prefer to attack at ortho and para. एक लाइन और जो बहुत जरूरी है इसमें लिखो, प्लस आर इफेक्ट डिसाइड ओरिएंटेशन, प्लस आर इफेक्ट डिसाइड ओरिएंटेशन इन क्लोरोबेंजीन, plus R effect decide orientation in chlorobenzene. ज्यादा नहीं, बस ये दो स्ट्रक्चर तो देकर आने हैं। एक नंबर का हो तो इतना काफी है, पूरी रेजोनेंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बनाओ। प्लस आर क्या होता है? पॉजिटिव रेजोनेंस, एक ऐसी रेजोनेंस जिससे बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन और डेंसिटी बढ़े। क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आते हैं, ऑर्थो पैरा पोजीशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, जिससे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में आसानी होती है। सेकेंड पॉइंट, माइनस आई इंडक्टिव, माइनस आई इफेक्ट in chlorobenzene is stronger than plus R. Minus I effect in chlorobenzene is stronger than plus R. Hence, overall electron density in benzene decreases. Hence, overall इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन डिक्रीजेस। क्लोरीन के लगने के कारण नुकसान होता है बेंजीन को, ओवरऑल नुकसान है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन डिक्रीजेस, which makes attack of electrophile slow and difficult, which makes attack of electrophile slow and difficult. Which makes attack of electrophile slow and difficult. इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेने आया था, लेकिन क्लोरीन अगर बेंजीन के साथ लगती है, इलेक्ट्रॉन देती है वाया रेजोनेंस, छीनती है वाया इंडक्टिव। इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग है, छीनती ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन देती कम है। बेंजीन ओवरऑल गरीब हो जाता है, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लेने आया है उसको दिक्कत आएगी ओवरऑल बेंजीन पे अटैक करने में, क्योंकि अगर अकेली बेंजीन में 100 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, विचार, अगर बेंजीन अकेली है, बेंजीन क्लोरोबेंजीन नहीं, अगर बेंजीन अकेली है उस पर 100 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो क्लोरोबेंजीन में 80 है। क्लोरीन के लगने के कारण बेंजीन में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है। लाइन लिखो, इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कौन सी लाइन है। लिखो, माइनस आई इफेक्ट डिसाइड रिएक्टिविटी, minus I effect decide reactivity and makes chlorobenzene electron withdrawing group, makes chlorobenzene electron withdrawing group. मैं तो भूल गया यार, जो लिखवा दिया। क्या लिखा बोलो, देखो। तो इसमें लिखा हुआ है कि माइनस आई इफेक्ट इन क्लोरोबेंजीन इज स्ट्रॉन्गर देन प्लस आर, हेंस ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। लास्ट लाइन थी
कि माइनस आई इफेक्ट डिसाइड रिएक्टिविटी एंड मेक्स क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आप ऐसे एरो दिखाओगे, ये माइनस आई इफेक्ट है। नॉर्मली हम कहते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर होता है, नॉर्मली हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर होता है, लेकिन इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट भारी पड़ रहा है, एक्सेप्शन है, भारी पड़ रहा है रेजोनेंस पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 13। क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव क्यों होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? दो रीजन दो, तो आप लिखो जी सी क्वेश्चन नंबर 3। रिपीट नहीं कराऊंगा क्वेश्चन, ये करा दिया। लिखो जी सी क्वेश्चन नंबर 3, अभी के लिए वहां आंसर लिख लो, सी क्वेश्चन नंबर 3। वहां पे 4 रीजन दिए थे और इसने क्या बोला आपको, तो क्या करोगे आप? फर्स्ट 2 क्लियर कर दिया मैंने पहले आपको। वो 2 रीजन कौन से हैं? एक तो रेजोनेंस के कारण बॉन्ड डबल, दूसरा sp2 कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ी हुई है, छोटे बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आराम से टूटते रही। नेक्स्ट 14th आईपैक। तो सैंपल साइज बड़ा होने का फायदा ये हो गया, सैंपल साइज मतलब ईयर ज्यादा रखने का, कि आपको दिख रहा है कि एग्जामिनर शुरू से बड़ा इंक्लाइंड रहा है, ये डबल बॉन्ड और हेलोजन को साथ जरूर लेकर आता है। तो ये एग्जामिनर फेवरेट चॉइस है। हाँ जी, डबल बॉन्ड या हेलोजन लिखो। वैसे तो कोई खास फायदा है नहीं कहने का, क्योंकि आप लोगों में उतना उत्साह नहीं है, लेकिन अभी भी कलर्ड पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली तुम कोटा सीरीज से ही बाहर नहीं आए, तुम उसी में अटके रह गए, तुम्हारी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट ही रह गई। जेएसआर में आने के बाद भी उसमें रंग नहीं भर पाए तुम। 4 पे लगा है क्लोरो, 5 की चेन है, पेंट 1 पे इन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN? व्हाट हैपेंस व्हेन का मतलब है रिएक्शन लिखो, चलो। रिएक्शन लिखो। मिथाइल साइनाइड बनेगा। नेक्स्ट, कभी भी व्हाट हैपेंस व्हेन आएगा खोपड़ी में डाल लो, यू हैव टू राइट रिएक्शन, बाकी सब बेकार की बातें। 16 SOCl2 डालेंगे तो रिएक्शन अगर रिपीट भी आएंगी तो मैं लिखूंगा, क्योंकि रिएक्शन तो जितनी बार भी लिखो उतना कम है, वो तो हम खुशी खुशी लिखेंगे। रीजनिंग क्वेश्चन बड़े होते हैं तो इतना टाइम नहीं लगा सकते कि 2 2 बार एक क्वेश्चन कराएं। तो अगर कोई रीजनिंग क्वेश्चन रिपीट होगा तो कह देंगे जी पहले करा दी है, लेकिन रिएक्शन तो हम खुशी खुशी लिखवाएंगे आपको। हाँ जी, कौन सा रूल? क्या कहता है? हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। लिखो एंटी मार्कोनिकॉफ, AMR।
तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। 17 आ रहा है, विच एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर इज कायरल एंड अंडरगो SN2 रिएक्शन। दो सवाल पूछ रहा है मुझे, दो कंपाउंड दिए हैं, कह रहा है कौन कायरल है और कौन SN2 दिखाएगा। मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, पहले मैं स्ट्रक्चर खोलूंगा। बॉन्ड लाइन से बाहर आओ, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, चेक करो सारे, डॉट बना लो क्वेश्चन में अपने लिए। तो पहले शक्ल, पहले मुंह दिखाई कर लो इसकी, उसके बाद जवाब देंगे। बनाओ। ये है जी 2 मॉलिक्यूल। तो पहला सवाल है कायरल कौन है? हाँ जी, कायरल कौन है? बी, बी कायरल है। और ये रही वो कायरल कार्बन, स्टार लगाओ उस पर। बड़ी कायरल कार्बन बोलो। कार्बन होगी, 4 सिंगल बॉन्ड बना रही होगी, चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ बना रही होगी। तीनों हाइड्रोजन सेम है, कायरल नहीं हो सकता। दोनों हाइड्रोजन सेम है, कायरल नहीं हो सकता। दोनों हाइड्रोजन सेम है, कायरल नहीं हो सकता। दोनों हाइड्रोजन सेम है तो कायरल नहीं हो सकता। एक मिथाइल लगा, एक ब्रोमीन लगा, एक H लगा, एक इथाइल लगा, चारों ग्रुप अलग लगे हैं, दैट्स कॉल्ड कायरल। और दूसरा था इसके अंदर कौन दिखाएगा? SN2 फास्टर। हाँ बोलो। रीजन उसने मांगा नहीं, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। क्योंकि आपको जैसे ही कहा जाता है SN2, आपके दिमाग में आना चाहिए डिग्री, डिग्री। तो पहले वाले पे डिग्री कम है, रीजन उसने मांगा नहीं, हम देंगे नहीं। तभी मैंने बोला कि आप आंसर लिखने की कला देखो, सफिशिएंट टाइम मिलता है पेपर में, जहां वाई पूछा होगा वहीं घुसना, अदरवाइज मत घुसना वाई में। टाइम नहीं खराब करना हमने, हमें फालतू लिखने का शौक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वाई तो खासकर खुद नहीं घुसते, क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन खराब करके आ सकते हो अगर वाई गलत दे दिया तो। आउट ऑफ SN1 एंड SN2 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर विद A इन्वर्जन एंड B रेशमाइजेशन। वो कह रहा है कि किसमें इन्वर्जन होती है, किसमें रेशमाइजेशन होती है। ये अलग सवाल है, ऊपर से को मतलब नहीं है इसका। सवाल है SN1 और SN2 में से किसमें इन्वर्जन होती है, किसमें रेशमाइजेशन। तो हाँ जी, SN1 में रेशमाइजेशन और SN2 में इन्वर्जन। लिखो जी। एटीन क्वेश्चन। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से। मुंह दिखाई हो जाए। एन बोलो। लीनियर, चारों कार्बन एक चेन में, दिस इज एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी बोलो, जिस कार्बन पे हेलोजन लगी है वो 3 कार्बन से अटैच है, दिस इज टर्शरी। बनाओ स्ट्रक्चर। सवाल है बॉइलिंग पॉइंट का। हाँ जी बोलो, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सोच। हेलोल्केन हेलोरीन चैप्टर की सोच। इस चैप्टर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, मैंने कहा था चैप्टर वाइज याद करते हैं। इस चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शब्द नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां भी नहीं होगा वहां पे एक ही चीज से फैसला होता है, वो है वेंडरवॉल। इसमें वेंडरवॉल से फैसला होगा। आपको 2 हेलोल्केन दे दे, आपको 2 हेलोरीन दे दे, एक ही चीज मन में आनी चाहिए, वो है वेंडरवॉल डिपेंड अपॉन, पहले मास देखो, मास सेम होगा तो साइज देखो, आइसोमर्स हैं ये, इनका मास सेम है तो क्या देखेंगे? साइज। पंच लाइन क्या है? ब्रांचिंग, डिक्रीज साइज एंड डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। तो ब्रांचिंग वर्ड पे फोकस करना पड़ेगा। क्वेश्चन था कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो जवाब है टर्शरी का ज्यादा होगा, इसका एन का ज्यादा होगा। रीजन लिखेंगे,
लीनियर मॉलिक्यूल, लार्ज साइज, फॉर्म स्ट्रॉन्गर van der Waal force of attraction. Branching decrease size, less या weaker van der Waal. स्ट्रक्चर के नीचे रीजन देके आने से और अच्छी प्रेजेंटेशन रहती है, लिखना भी आसान लगता है, बार बार नाम नहीं बोलने पड़ते, टाइम बच सकता है। बी पार्ट है जी, रेसिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, बोलो जी। तो ये घर के दो जुड़वा बच्चे हैं जो 15 अगस्त पे आपस में पतंगे काट रहे हैं, एक दूसरे की पतंगे काटने में लगे हैं। लिखो जी आंसर, देखो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ डेक्स्ट्रो आइसोमर, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ डेक्स्ट्रो आइसोमर is cancelled out. Optical rotation of dextroisomer is cancelled out by levoisomer. Optical rotation of dextroisomer is cancelled out by levoisomer, resulting in zero net rotation. Resulting in zero net rotation. सी पार्ट हमारा सबसे फेमस क्वेश्चन, नाइट्रो ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा पे लगा हो तो हेलोरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्पीड क्यों बढ़ जाती है। तो याद करो, हमेशा इस पे मैंने आपको 2 पॉइंटर्स बोले थे। पहला पॉइंट क्या लिख कर आना है, अगर हेलोरीन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इंटरमीडिएट कौन बनता है, कार्बोनाइन। तो पहला पॉइंट होता है इसका, इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोनाइन। दुख का कारण कौन सा, नेगेटिव। नाइट्रो कैसा ग्रुप है, विड्रॉइंग, माइनस चार्ज अपने पे ले लेगा, माइनस चार्ज कम करेगा, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। आंसर लिखो। और वैसे ही लिखवा रहा हूं जैसे हमेशा लिखवाया है, टेस्टों में भी जवाब दिया है मैंने। इसके 2 ही पॉइंटर्स हैं, लिखो जी। इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन इज कार्बोएनाइन, ये लिखते ही हाफ मार्क्स मिल जाता है। इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन इज कार्बोएनाइन। इसको ऐसे लिखो, सेकंड पॉइंट डालो, पॉइंट्स नहीं डालने बट ऐसे अलग लाइन। सेकंड लाइन में लिखो, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, nitro group present at ortho and para position, withdraw electron density, via resonance effect, withdraw electron density via resonance effect, स्टेबलाइज कार्बोएनाइन, दुख का कारण माइनस चार्ज अपने पे ले गया, स्टेबलाइज कार्बोएनाइन, हेल्प इन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हेल्प इन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एक नंबर में बहुत मुश्किल है डायग्राम देकर आना, स्टिल आई वुड लव कि अगर आप कम से कम, बिल्कुल बेयर मिनिमम है ये, मतलब इससे कम तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। हम कुछ भी नहीं दिखा रहे, हम तो सिर्फ एक इशारा कर रहे हैं, इमोजी आंख मार रहे हैं एग्जामिनर को, समझ गया। बनाओ, बस ये बना के आ जाना। प्रॉब्लम क्या है, न्यूक्लियोफाइल अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, बेंजीन का करीब होना जरूरी है। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो बेंजीन का करीब होना जरूरी है। हम कह रहे हैं नाइट्रो क्या कर रहा है, नाइट्रो बेंजीन को करीब कर रहा है,
देखो, नाइट्रो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। एक प्रकार से बेंजीन गरीब हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में आसानी होगी। तो मैं कार्बन आयन नहीं ड्रॉ कर रहा, क्योंकि 1 मार्क्स में इतना कुछ बनाने बैठोगे तो मर जाओगे। तो बेयर मिनिमम इतना छोटा सा डायग्राम जरूर देकर आओ। नेक्स्ट, तभी कह रहा हूं ये बड़े मजबूत आंसर्स हैं जो आप लिख रहे हो, ये कोई थोती बोती चीज नहीं है। लॉन्गर प्लानिंग है कि बोर्ड की छुट्टियों में जो 5 छुट्टियां मिली हैं हमें ये पढ़ना है। इसमें हमें MIQ और PYQ, ये अकेला ताकत रखता है आपको जिताने की। 19, कौन दिखाएगा SN2 फास्टर और क्यों? कौन दिखाएगा? तो जवाब हमारा आपको पता है, हम ऐसे जवाब देते हैं फिर, विल शो SN2 फास्टर। रीजन बोलो। अब तो आदत पड़ जानी चाहिए, डिग्री तो मार्क कर लो, क्वेश्चन में ही मार्क कर लो यार डिग्री। पहला वाला प्राइमरी है, दूसरा वाला टर्शरी है, डिग्री मार्क कर लो क्वेश्चन में। रीजन लिखो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आपसे कोई कहता है ना ये 2 हैं, इनमें से कौन दिखाएगा, वो ये दिखाएगा जी, इसका हाफ मार्क्स। अब आया रीजन, रीजन लिखो। बिकॉज इट इज ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, इट इज ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, cause less steric hindrance, cause less steric hindrance to nucleophile, less steric hindrance to nucleophile। हाँ जी, CCl बॉन्ड क्लोरोबेंजीन में छोटा है एज कंपेयर टू मिथाइल क्लोराइड। CCl बॉन्ड छोटा होने के 2 कारण बोलो। sp2 कार्बन एंड डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। आंसर लिखो, लिखो 2 रीजंस। नंबर 1, 2 मिनट बाद। 2 रीजंस। नंबर 1, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, due to resonance effect, there is a double bond character, there is a double bond character in CCl bond, there is a double bond character in CCl bond which decrease bond length, क्योंकि डबल बॉन्ड लंबाई में छोटा होता है। there is a double bond character in CCl bond, सिंगल बॉन्ड लंबाई में बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, which decrease bond length। नंबर 2, chlorine is attached, chlorine is bonded with sp2 carbon, chlorine is bonded with sp2 carbon which makes shorter bond, which makes shorter bond। एक ही डायग्राम में सारी बातें कन्वे करनी हो तो ऐसे बना के आ सकते हो। एक डायग्राम सब कुछ कन्वे कर रहा है, बनाओ। क्वेश्चन इसमें आंसर में गलत दे रखा है। करेक्ट दे रखा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है
सेकेंड बात है डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। दो रीजन है। देखो टू रीजंस। नंबर वन, टू रीजंस। नंबर वन, इन क्लोरोबेंजीन सीसीएल बॉन्ड ऐसे लिखना है, लंबा बॉन्ड खींच के ऐसे। जब हम सीसीएल बॉन्ड बोलते हैं तो आप ऐसे लिखते हो। इन क्लोरोबेंजीन सीसीएल बॉन्ड इज शॉर्टर ड्यू टू sp2 carbon. CCl bond is shorter due to sp2 carbon and resonance effect. Which decrease dipole moment. Which decrease dipole moment. याद करो डाइपोल मोमेंट चार्ज और लेंथ दो चीजों पे डिपेंड करती है। तो पहला रीजन हम कह रहे हैं लेंथ की, जो क्लोरोबेंजीन है, यही डायग्राम दे रहे हैं सिर्फ। क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है वो छोटा है, और इसके छोटे होने के दो कारण हैं। एक तो sp2 कार्बन के साथ लगा हुआ है, और दूसरा रेजोनेंस के कारण क्या पैदा हो रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर। इससे बॉन्ड की लंबाई घटेगी। डाइपोल मूवमेंट डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, चार्ज एंड लेंथ। अगर लंबाई घटेगी तो डाइपोल मूवमेंट कम हो जाएगी। बनाओ। ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, इसमें ये बॉन्ड लंबा है, तो एक एफर्ट करोगे कि ये बॉन्ड लंबा दिखाओगे। ये sp3 कार्बन से जुड़ा होता है। हालांकि हम रीजन नहीं देते उसका, हम उसको बना रहे हैं, हम एक तरफा रीजन देते हैं। दोनों बातें एक्सप्लेन करेंगे तो क्वेश्चन ही खत्म नहीं होगा। हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्लोरोबेंजीन में डाइपोल मूवमेंट कम क्यों है। मेरा मानना है डाइपोल मूवमेंट के कॉन्सेप्ट पे आपको फिर से मेहनत करनी चाहिए। डाइपोल मूवमेंट मॉलिक्यूल की नहीं होती है, बॉन्ड की होती है। सीसीएल बॉन्ड के बारे में सवाल है। सीसीएल बॉन्ड क्लोरोबेंजीन में भी है, सीसीएल बॉन्ड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में भी है। इस वाले बॉन्ड की डाइपोल मूवमेंट कम है, इस वाले बॉन्ड की डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है। तो उसकी मूवमेंट कम है क्योंकि वो बॉन्ड लंबा है, छोटा है। छोटा के दो कारण दोनों लिखवा दिए। सेकंड पॉइंट लिखो। लिखो इन क्लोरोबेंजीन chlorine is bonded with sp2 carbon. In chlorobenzene, chlorine is bonded with sp2 carbon. Chlorine is bonded with sp2 carbon, which is electronegative. हाँ, क्लोरीन से तो कम है लेकिन है, which is electronegative. Hence, decrease polarity of CCl bond. Hence, decrease polarity of carbon chlorine bond, CCl bond, which decrease dipole moment. Which decrease dipole moment. डाइपोल मूवमेंट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, चार्ज इनटू लेंथ। लेंथ का फैक्टर हो गया, चार्ज में ये बात इस वक्त तो समझ में खैर नहीं आ सकती, ये पूरे साल की मेहनत होती है। ये कहानी ये है कि sp2 कार्बन क्लोरीन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने नहीं देगी। ये वाली क्योंकि खुद भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्लोरीन को उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने नहीं देगी, जिससे दिस बॉन्ड रिमेन लेस पोलर। मैं यहां दिखा नहीं सकता, इस पे चार्ज कम आएगा। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में sp3 कार्बन है,
sp3 कार्बन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे जा सकते हैं, डबल एरो लगा दी मैंने यहां पे। सो हम कहना ये चाहते हैं ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगी, ज्यादा चार्ज आएगा, ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है, बनाएं। बारीक बात है ये साल की मेहनत है। मजबूरी हमारी ये है कि हम तो पार्शियल चार्ज लगा के भाग जाते हैं, विच इज नॉट गुड एक्चुअली, क्योंकि इससे फिर वो बात समझ में नहीं आ पाती। झूठी वैल्यू में लिख नहीं सकता कि -5 मिली कूलम, मैंने वहां लिखवाई है, अपने क्लास नोट्स खोल के देखो, एक में -5 एक में -3 लिखवा दी। इसलिए अब आपको बोर्ड में कैसे लिखना है ये सीखना पड़ेगा। डायपोल मोमेंट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, चार्ज इनटू लेंथ। दोनों फैक्टरों में क्लोरोबेंजीन हारा है, लंबाई भी कम है बॉन्ड की और कार्बन और क्लोरीन पे चार्ज भी कम है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन जी, थर्ड। SN1 में रेशमाइजेशन क्यों होती है? SN2 में क्या होती है? इन्वर्जन। SN1 में क्या होती है? रेशमाइजेशन। सटीक आंसर लिखो जी। कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एज इंटरमीडिएट in SN1 reaction. Carbocation is formed as intermediate in SN1 reaction. It has planar geometry. It has planar geometry. Nucleophile can attack from either side. Nucleophile can attack from either side of plane equally. Either side of plane equally, resulting in retention and inversion. Resulting in retention and inversion of configuration. Resulting in retention and inversion of configuration. Which form racemic mixture? Which form racemic mixture? एक आध जगह ऐसा हो सकता है कि जगह कम छूटी हो, कुछ जगह ज़्यादा भी छूटती है, आप देखते ही हो कई बार उतनी बैलेंसिंग रह नहीं पाती। तो बुकलेट के स्टार्टिंग में खाली पेज होता है, हर चैप्टर के खत्म होने पे भी खाली पेज होता है। आप अपने रेफरेंस के लिए आगे पीछे लिख सकते हो, अपने ही तो नोट्स हैं। अगर हम डायग्राम देकर नहीं आएंगे तो ये अधूरा लगेगा, सूना लगेगा, तो डायग्राम जरूरी है इसमें। आओ जी। पहले देख लो आराम से, सबर।
नहीं डायग्राम की हिम्मत पड़ रही होगी तो मत देना, कोई बात नहीं, हर चीज में घबरा मत जाया करो। पर वो जो टॉपर बच्चा बैठा हुआ है, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। और हाथ बिठाना चाहिए, टाइम लगेगा इस पे हाथ बिठाने में। 4-5 बार लिख के देख लेगा तो बात समझ में आ जाएगी क्या बनाया है। गर्ल्स से अच्छा डायग्राम मत बनाना, जो बच्चे एवरेज बैठे हैं बनाओ, क्योंकि एक नंबर के लिए ज्यादा हो गया, बट मैंने बताया कि डायग्राम नहीं बनाएंगे तो सुना लगेगा। तभी कह रहा हूं, अगर वहां जाके कम है तो कोई और पेज जो कहीं कम यूज हुआ हो, वहां पे पेज नंबर का रेफरेंस लिख के डायग्राम बना लो। SN1 में रेशमाइजेशन होती है, इसका मतलब ये है कि डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर्स बनते हैं सेम कंपाउंड के। उसकी वजह यह है क्योंकि SN1 का इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन। और आज की क्लास में जो सबसे बड़ी शिक्षा आप ले रहे हो वो ये है कि जब नाम नहीं दिए होते तो वी ट्राई टू फॉर्म जनरल स्ट्रक्चर। ये आज की क्लास का बिगेस्ट लेसन लेके जा रहे हो आप। तो वी आर मेकिंग जनरल स्ट्रक्चर, R1 R2 X, किसी का नाम नहीं, एल्काइल ग्रुप का नाम नहीं, हेलोजन का नाम नहीं। ये मुश्किल बातें हैं, पर यही तो नवंबर की बातें हैं, नवंबर में होता ये सब है। हेलोजन चला जाता है, याद करो, SN1 टेक प्लेस इन 2 स्टेप। सबसे पहले हेलोजन चला जाएगा, क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइन। कहते हैं इसकी प्लानर शेप है। अब देखो वो जो शेडेड वाला बॉन्ड था, काला बॉन्ड, दोनों हट गया। यहाँ पे क्यों हट गया? क्योंकि तीनों बॉन्ड एक प्लेन में है। आपको पता है ये डॉटेड बॉन्ड क्या दिखाता है? कि ये बॉन्ड प्लेन से दूर जा रहा है। ये डैश वाला बॉन्ड, वेज बॉन्ड, क्या दिखाता है? ये आपकी तरफ आ रहा है, प्लेन से बाहर आ रहा है। दिस इज कमिंग आउट ऑफ प्लेन, दिस इज गोइंग इनसाइड प्लेन। सारे प्लेन में है, प्लानर शेप, प्लेन में है, प्लानर शेप। तो कथा कहती है कि न्यूक्लियोफाइल राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से इक्वली अटैक कर सकता है। विचार करो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। देखो, याद है रिटेंशन, जहां पे हेलोजन था वही न्यूक्लियोफाइल लगा। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो वो मुझसे प्यार करती है तो पलट। तो देखो ये पलटी हुई है, ये देखो ये पलट गई है, ये मॉलिक्यूल पलटा हुआ है। इन्वर्जन, पलट। तो रिटेंशन इन्वर्जन जब दोनों होते हैं तो रेसमिक मिक्सचर फॉर्म हो जाता है। बाकी अगेन पूरे साल की मेहनत है, हर चीज PYQ से कवर नहीं होती। पर PYQ इशारा कर रहा है कि यार ये क्वेश्चन में मेहनत करनी पड़ेगी, घर जाओ, स्पेंड टाइम, यही तो सीखना है आपको। ऐसे क्वेश्चन है ही कितने, 4-5, जो आपको फिर से शांति से, और जब घर में रिवाइज करो तो जोड़ा रिवाइज करो। SN1 का सवाल था, SN2 भी रिवाइज करो कि SN2 में इन्वर्जन क्यों होती है, वो भी साथ पढ़ना घर जाके। आगे बढ़ो। 21 में बोल रहा है कि 2 कंपाउंड दे रखे हैं और कह रहा है कि कौन दिखाएगा SN1 फास्टर और क्यों। आपकी सोच है कार्बोकेटाइन। तो पहले वाले केस में जब क्लोरीन चली जाएगी तो क्या बनेगा? प्राइमरी। दूसरे में क्या बनेगा? सेकेंडरी। कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकेंडरी। आंसर लिखेंगे, विल शो SN1 फास्टर। ये आप लिखने की टेक्निक सीख रहे हो। अब रीजन, उसने वाई पूछा हुआ तो देंगे। लिखो, इट फॉर्म सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इट फॉर्म सेकेंडरी कार्बोकेटाइन which is more stable and reactive, which is more stable and reactive.
दो कंपाउंड, तीन कंपाउंड दे रखे हैं, स्ट्रक्चर हो जाए। पहला है 2 ब्रोमो पेंटेन, दूसरा कंपाउंड है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तीसरा है 1 ब्रोमो पेंटेन। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई केओस नहीं, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर और लेबल कर लो 1 2 3। अब आप 1 2 3 में आंसर दे सकते हो, बार बार सबके नाम नहीं लिखने पड़ेंगे। ABC लेबल कर सकते हो, XYZ लेबल कर सकते हो, PQR कर सकते हो, जो अच्छा लगे। तो एक बार स्ट्रक्चर बना लो, बिना स्ट्रक्चर बनाए तो कोई जवाब देना ही नहीं हमने। हवा में कुछ नहीं होता, CBSE में सब लिखना पड़ता है, छोटी सी फाइन ट्यूनिंग है। पहला, राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। हाँ जी, इनमें से कौन दिखाएगा SN2 फास्टर? तो उसके लिए हम लोग मार्क करते हैं डिग्री, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, ये प्राइमरी है। तो आंसर हो गया जी थर्ड। आप नाम लिख के आना चाहो, आप फिर से नाम लिखाना, अगर आपने अच्छे से लेबलिंग नंबरिंग कर रखी है तो आप कह सकते हो जी थर्ड। हाँ जी, राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। अबे सेकंड क्यों बोल रहे हो नशेड़ियों? फर्स्ट देख लो तुम नशे में क्या करते हो। बनाओ स्ट्रक्चर, बना लो, जब गलती हो ही रही है तो बनाओ। ये है कायरल कार्बन, शो करके आओ। स्टार वाली कार्बन इज कायरल कार्बन। राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट एक्टिव टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन याद है, एल्कोहलिक केवेश डालेंगे तो Cl हट जाएगा, साथ वाली कार्बन से H हट जाएगा, क्या बनेगी? एल्कीन, एलिमिनेशन। एक्वस केवेश डालने पे सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक केवेश डालने पे क्या होती है? एलिमिनेशन से क्या बनती है? एल्कीन। इन तीनों में अगर मैं एल्कोहलिक केवेश डालूंगा तो कौन जल्दी एल्कीन बनाएगा? कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। जब हेलोजन चली जाती है तो बनता है कार्बोकेटाइन, कॉन्सेप्ट कार्बोकेटाइन, SN1 कार्बोकेटाइन, एलिमिनेशन कार्बोकेटाइन, मार्कोनिकॉफ रूल कार्बोकेटाइन। हर वो रिएक्शन जहां कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे रिएक्शन की स्पीड विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ब्रोमीन चली गई, टर्शरी कार्बोकेटाइन, ब्रोमीन चली गई, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ब्रोमीन चली गई। हु इज गोइंग टू रिएक्ट फास्टर? अब देखो किसी में रीजन नहीं मांगा उसने, लिखो जी सेकंड। पर अपने लिए तो फिर आपको शांति नहीं होगी ना, लिख लो रीजन, लिख लो ब्रैकेट में, देके मत आना बोर्ड में। सेकंड क्यों लिखो? It form tertiary carbocation which is most stable and reactive. It form tertiary carbocation which is most stable and reactive. Most stable and reactive. Most stable and reactive. ट्वेंटी थर्ड स्ट्रक्चर बनाना है। 1 पे लगा है ब्रोमो, 4 पे लगा है क्लोरो, किसमें? ब्यूट। बोलो 4 कार्बन की चेन नंबरिंग, 2 पे इन, 1 पे लगा है ब्रोमो, 4 पे लगा है क्लोरो। कार्बन में एक 4 बॉन्ड, जितने शॉर्ट उतने हाइड्रोजन। ऐसे ही
कोड में देकर आना है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, शॉर्टकट नहीं लगाने हैं। पहले हमेशा ढांचा बनाओ, आंख बंद करके नंबरिंग करो, जहां जो ग्रुप कह रहा है उसको लगाओ। ट्वेंटी फोर, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड कौन KOH के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा? बोलो। ये दो कंपाउंड है आपके, तो कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? पहले ये बनाओ। सवाल है कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? आपका आंसर है बेंजाइल क्लोराइड विल react with KOH faster because बोलो क्यों? क्योंकि क्लोरीन निकल जाने के बाद बनेगा स्टेबल कार्बोकेटायन, और इसका तो Cl बाहर नहीं आएगा, क्लोरोबेंजीन है ये तो। देखो जी, बेंजाइल क्लोराइड विल रिएक्ट विद KOH फास्टर बिकॉज after loss of chloride, because after loss of chloride benzyl carbocation is formed. After loss of chloride benzyl carbocation is formed, which is stable and reactive. क्योंकि क्लोरोबेंजीन आई है तो मन कर रहा है एक पॉइंटर और डाल देते हैं। लिखो इन कंपैरिजन, नेक्स्ट टाइम में लिखो इन कंपैरिजन क्लोरोबेंजीन डू नॉट अंडरगो SN रिएक्शन, in comparison chlorobenzene do not undergo SN reaction due to strong CCl bond नहीं टूटता, due to strong CCl bond which do not dissociate easily, strong CCl bond which do not dissociate easily, strong CCl bond which do not dissociate easily। हमें बताना है कायरल मॉलिक्यूल कौन है। सो पहला काम रहेगा शक्ल खोली जाए, बनाओ। बॉन्ड लाइन से कोई जवाब नहीं देना है, किसी प्रकार से कुछ भी आ जाएगा, मैंने बॉन्ड लाइन से कोई जवाब देना ही नहीं है, मुझे तो स्ट्रक्चर खोलना ही खोलना है। ये नीति मन में होनी चाहिए। हाँ जी, कौन है कायरल? और ये है कायरल कार्बन। ये ए कायरल है, मतलब कायरल नहीं है। स्टार लगा के आना जरूरी है, इट हैज ए सिग्निफिकेंस। यही तरीका होता है बोलने का कि हाँ जी कायरल क्यों है। हालांकि आप उसको तो रीजन दे नहीं रहे हो, बट फिर भी एक रीजन देना होता है कि हाँ जी स्टार लगा दिया।
Write the structure of the product when chlorobenzene is treated with methyl chloride in the presence of sodium metal dry ether. पहचान कौन सा नेम रिएक्शन? वुड्स फिटिग. बैलेंसिंग मैं कर रहा हूँ, हालांकि कोई तरीका नहीं है ऐसे, मतलब ऐसे तो फंसने वाली बात है, बट प्रोडक्ट का नाम आता हो तो जरूर लिखो, और रिएक्शन अगर नेम रिएक्शन हो, नाम लिख सको तो अच्छा है. गरीब बच्चे इन चीजों पे ध्यान मत लगाओ, तू तो बस पूरा करके भाग जा. पर जो बच्चे काबिल हैं, प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हो, आता है, आसान है. टॉलिन में क्या प्रॉब्लम है? टफ लगे तो मत लिखो, ना आता हो तो कभी मत लिखो, गलत मत लिखो चीजें. रिएक्शन का नाम लिख सको बहुत अच्छा रहता है, आंसर मजबूत लगता है. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन फॉर्म बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये स्ट्रक्चर है. पूरा खोल दूं? क्या करूं? पूरा ही खोल देता हूं. एनसीईआरटी क्वेश्चन है. 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसमें करवा रहे हैं एलिमिनेशन, KOH एल्कोहलिक हीट, एली फंडा याद करो, BR चला जाएगा. 7 फली कार्बन 7 फली कार्बन 7 फली कार्बन. हाँ जी, अगर A वाली कार्बन से H निकालें तो ये एल्कीन बनेगी. अगर B और X सेम बात है, सिमेट्री, चाहे B से निकालो चाहे X से निकालो, सिमेट्री. मैं B से निकाल रहा हूं. अगर B वाली कार्बन से H निकालेंगे तो ये एल्कीन बनेगी. और आपको याद है, अगर एक से ज्यादा एल्कीन बन रही हो तो फिर सेट जेफ लगाया जाता है. बताओ, पहला वाला माइनर, दूसरे वाला मेजर. अगर 2 एल्कीन बन रही हो तो जिसमें मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है, इसमें मोर एल्काइल ग्रुप है. ये मिथाइल आपको दिख रहा होगा. तो सेट जेफ कहता है अगर किसी हेलो एल्केन में एलिमिनेशन करवा के एक से ज्यादा एल्कीन बन रही हो तो ऐसी एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी जिसमें मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच है. इस दोनों कार्बन को देखो, इस पे कोई भी, इस पे 2 H है और इस पे ये पूरी रिंग ही लगी हुई है, इस पे कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है. इन 2 कार्बन को देखो, इस पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो सेट जेफ लग रहा है. एनसीईआरटी क्वेश्चन में 3-4 पार्ट थे इसके, प्रैक्टिस करो. हाँ जी, सी पार्ट है. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन फॉर्म बाय डीहाइड्रोजी, सॉरी हो गया. 26 आउट ऑफ 2 कंपाउंड्स कौन दिखाएगा SN1 फास्टर एंड वाई? कौन? आयोडीन वाला. तो आप ऐसे ही लिख दो उसी की भाषा में, विल शो SN1 फास्टर. वाई पूछा हुआ है तो रीजन देंगे. रीजन लिखो, बिकॉज CI bond longer, dissociate faster. CI bond longer, dissociate faster. Iodide is good leaving group. Iodide is good leaving group.
Iodide is good leaving group. Second, write the product form when para nitrochlorobenzene is heated with aqueous NaOH. आसान कर दिया काम उसने, कंडीशन भी दे दी, सब कुछ ही तो बता दिया। पैरा पे लगा है नाइट्रो, किसके? क्लोरोबेंजीन के। क्लोरोबेंजीन वैसे तो एसन रिएक्शन नहीं दिखाती, लेकिन अगर ऑर्थो या पैरा पे नाइट्रो लगा हो तो याद करो कंडीशन आसान हो जाती है। अगर ये ना लगा हो तो डॉस प्रोसेस, हाई टेम्परेचर प्रेशर लगाना पड़ता है। एक नाइट्रो लग जाने से प्रेशर लगाना ही नहीं पड़ता, टेम्परेचर भी घट के कितना हो गया? 443। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको तो Cl हटा के OH लगा देना, आपको तो बिल्कुल ही बुद्धि लगानी नहीं इसमें। पर मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज साथ में कराने की कोशिश कर रहा हूं कि देख लो, अगर नाइट्रो ना लगा होता तो डॉस प्रोसेस लगाना पड़ता, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर, तो Cl का निकलना मुश्किल होता। अभी खुशी खुशी बाहर आ गई। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो बेटे आप? क्लियर नहीं आवाज आपकी। के लिए हम इसमें H2O H+ भी मेंशन करेंगे। हाँ, इन्होंने करा नहीं हुआ, इन्होंने एसिडिफिकेशन वर्ड लिखा हुआ है तो हम इसमें कर देते हैं मेंशन। एसिडिफिकेशन में हमेशा या तो आप H2O/H+ लिख सकते हो या सिर्फ H+ एक्वस भी लिख सकते हो, मेंशन करना ही है, मैंने देखा नहीं था। थर्ड पार्ट, why dextro and levo rotatory isomers of butane to all are difficult to separate by fractional distillation? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है, वहां से उठाया हुआ है। व्हाट इज डिस्टिलेशन? हिंदी बता दो। उबालना। डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे किनको सेपरेट किया जाता है? लिक्विड मिक्सचर को। किसको सेपरेट किया जाता है? इस टेक्निक का आधार क्या है? एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम, दोनों मिक्स हैं। मैं हीट करूंगा, जिसका कम होगा वो उड़ जाएगा, जिसका ज्यादा होगा वो कहता है नहीं अलग हो रहे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से डेक्स्ट्रो लीवो अलग नहीं होते, क्योंकि दोनों का, याद करो, जितने भी एन्ंटिओमर्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट सेम, बॉइलिंग पॉइंट सेम, फ्रीजिंग पॉइंट सेम, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, फर्क सिर्फ एक, एंगल ऑफ रोटेशन भी सेम, फर्क सिर्फ एक राइट एक लेफ्ट। लिखो। तो क्वेश्चन कह रहा है डेक्स्ट्रो लीवो आइसोमर ब्यूटेन टू ऑल के डिस्टिलेशन से अलग क्यों नहीं हो रहे? आंसर सटीक एक लाइन का, बिकॉज दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, hence cannot be separated by distillation, hence cannot be separated by distillation। लास्ट है जी आज के लिए, 2020 का ये क्वेश्चन कर जाते हैं। 27, इसमें हमें एक ही कंपाउंड जो है वो विजिबल है और बहुत है, इससे तो हम पूरा क्वेश्चन क्रैक कर लेंगे जी। हाँ जी, इसमें डाला एल्कोहलिक KOH, कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन। बोलो जी, Br चला जाएगा, 7 पली कार्बन से H चला जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगी? एल्कीन। ये है जी हमारा कंपाउंड A। अगर नाम ना पूछे हो तो कभी नाम मत बताओ, नाम बताना मतलब आ बैल मुझे मार, पता लगे तू चाइनीज नाम लिखने बैठ गया, इसलिए कह रहा हूं सोच समझ के, ज्यादा नहीं उछलना। हाँ जी, इसमें डाला HBr, कौन सा रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन ज्यादा। ये है B। तो आप देखो, आपके जाने पहचाने रिएक्शन यूज होते हैं। इसमें डाला सोडियम ड्राई ईथर,
और वुड्स का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है? डबलिंग, एल्काइल पार्ट की डबलिंग। ये है सी। तो कलर्स कम पड़ जाएंगे, इतने रिएक्शन हो गए। तो इसमें डाला सोडियम इथॉक्साइड। पता है कौन सा रिएक्शन है ये? पकड़ में नहीं आता, ये भी नेम रिएक्शन है। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन है ये अपना ईथर वाला। एक सोडियम सॉल्ट यूज करेंगे, दूसरा एल्काइल हैलाइड। हाँ जी, क्या बनने वाला है? ईथर। OC2H5, ये F है। तो आप देखो जब रिएक्शन पे आया तो रिएक्शन पे रगड़ दिया उठा के पूरा। अब यहां आ जाते हैं जी, मैग्नीशियम ईथर। सब कुछ पूछ ले, इसीलिए उसके बाद कोविड आ गया। उसने कहा चलो यार, ये है डी, एंड देन डाला पानी। याद है ग्रेनाड एजेंट में पानी डालेंगे तो क्या होता है? MgBr हट जाता है और उसकी जगह पे H लग जाता है, एल्केन बनता है। साइड प्रोडक्ट में लिख रहा हूं, उसने पूछा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा याद कराने के लिए लिख रहा हूं। ऑब्वियसली उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है हमारा। सब कुछ ही पूछ लिया इसने, तो कुछ ना छोड़ा। एलिमिनेशन भी आ गया, वुड्स भी आ गया, मार्कोनिकॉफ भी आ गया, गिरनार्ड भी आ गया, विलियमसन भी आ गया। यही है एनसीईआरटी। जब भी बोर्ड पागल होगा हमेशा ऐसे ही होगा। कोई माता आती है, हम कहते हैं ये पूरा जब तक अपनी नाच कूच लेगा अब रुकेगा नहीं है। ऐसे ही करता है ये, एनसीईआरटी ऐसी करती है, बोर्ड ऐसे ही करता है। 28 क्वेश्चन लिखो जी, सेम एज 24। ये रिपीट हो रहा है। 28 क्वेश्चन सेम एज 24। सेम एज 24 एंड 29 क्वेश्चन यहां का है नहीं, गलती से लग गया, बट आईयूपैक नेम लिखवा देते हैं, लिख लो। 29 का आईयूपैक नेम एन, मैं ही लिख देता हूं, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। एनिलीन एक अलाउड आईयूपैक नेम है, इस चैप्टर का नहीं है, गलती से क्वेश्चन लग गया है ये, पर आगे आप तो पूरी केमिस्ट्री कर रखी है। जो बड़ी कार्बन की चेन होती है दैट बिकम द पेरेंट चेन, तो बेंजीन वाली चेन बिकम द पेरेंट चेन। बेंजीन के साथ एन लगाओ तो उसे एनिलीन कहते हैं। दोनों मिथाइल कहां लगे हैं? एन के साथ, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। कल मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा क्योंकि रह गया क्वेश्चन, तो कल रात को लाइव आ जाता हूं। टाइम बता दो, 9 से 10 कर लूं? 9 to 10 डन। बचा हुआ हिस्सा कल पूरा कराऊंगा लाइव क्लास में।